हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू सीकर। और आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ फ्रॉम यूजीसी नेट पेपर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द रिक्वेस्टेड टॉपिक दैट इज fallacies। दोनों fallacies कवर करेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल fallacies। So it is part of your logical reasoning। So yes, before starting with the questions I would like to inform you that we have already launched our paper 1 ebook। तो इसमें सारा यूनिट जितना भी पेपर 1 के जितना भी सिलेबस है पूरा कवर हो रहा है इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, ठीक है। बहुत ही टाइम सेविंग स्टडी मटेरियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग PYQs, लास्ट 5 years PYQs। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ ईयर वाइज ही अरेंज नहीं है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इट इज़ ऑल्सो अरेंज यूनिट वाइज की टीचिंग एप्टीट्यूड के पहले आपको सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएंगे, देन यू विल गेट द रिसर्च एप्टीट्यूड पार्ट। सो ऐसे यूनिट वाइज एंड ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। तो यू कैन चेक आउट दीज बुक्स फॉर पेपर 1 एंड लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू फैलेसीज कि लॉजिकल फैलेसीज के की फीचर्स क्या होते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें से आपको करेक्ट चूज करना है। सो दीज आर योर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर जो आपके ऑप्शंस में है, एंड दीज आर योर फॉलोइंग ऑप्शंस। और जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज ABCDE। जितने भी पांचों स्टेटमेंट्स हैं वो पांचों करेक्ट है। सो देखिए ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा था, इंटेंशनली रखा था, बिकॉज सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैलेसीज क्या होती हैं, बेसिकली लॉजिकल फैलेसीज होती क्या हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। तो आइए जानते हैं डिटेल में कि व्हाट आर लॉजिकल फैलेसीज। व्हेन यू अंडरस्टैंड एंड इवेल्यूएट आर्ग्यूमेंट, तो बहुत क्रूशियल है कि आप डिस्टिंग्विश कर पाओ एक साउंड और फ्लॉड रीजनिंग में कि कौन सी रीजनिंग सही है और कौन सी रीजनिंग सही नहीं है, और इसी को आप आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं लॉजिकल फैलेसीज की मदद से। लॉजिकल फैलेसीज की होती हैं टू एनालाइज द प्रोसेस, ठीक है। अब लॉजिकल फैलेसीज बेसिकली एरर्स होते हैं जो रीजनिंग में आते हैं, जिसकी वजह से कोई भी कंक्लूजन है वो मिसलीड हो सकता है या इनकरेक्ट हो सकता है। वो कॉमन होते हैं डिस्कशंस में और डिबेट्स में भी प्रेजेंट होती है, एंड इट कॉम्प्रोमाइज किसी भी आर्ग्यूमेंट की क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। अब इन फैलेसीज को आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो रीजनिंग होनी चाहिए वो काफ़ी रिग्रेस होनी चाहिए, और आपके अंदर वो पावर होनी चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस पावर जिसे हम बोलते हैं, कि आप कैसे चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि फैलेसीज जो होती है वो तो डाइवर्ट करती हैं लॉजिकल रीजनिंग से। अब देखिए फैलेसीज कितने टाइप की होती है। ब्रॉडली फैलेसीज 2 टाइप की होती हैं। पहली होती है फॉर्मल फैलेसीज और फिर दूसरी होती है इनफॉर्मल फैलेसीज, ठीक है। हम अब बात करते हैं फॉर्मल फैलेसीज के बारे में। देखिए जो फॉर्मल फैलेसीज होती हैं वो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड होती हैं विद इनवैलिड प्रेफरेंस पैटर्न, ठीक है। तो देखिए इसे इजी एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि फॉर्मल फैलेसी तब अकर होती है जब एक स्ट्रक्चर, एक आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर में मिस्टेक होती है, ठीक है। इट्स लाइक हैविंग द पीसेस ऑफ अ पजल, पर आप उन पजल के पीसेस को करेक्टली पुट टुगेदर नहीं कर पा रहे, आप रॉन्ग वे में उसे पुट टुगेदर कर रहे हो। तो इस सिनारियो में फॉर्मल फैलेसीज अकर होती हैं बेसिकली। अब देखिए रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए। लेट्स से आपने अपने घर पे रूल बनाया है कि जब बारिश होगी बाहर तो हम लोग अंदर ही रहेंगे, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। एंड रैंडमली किसी एक दिन आपसे किसी ने पूछा कि तुम घर में क्यों, बाहर क्यों नहीं हो, तो आपने कहा क्योंकि हम अंदर हैं। तो आपने क्या कहा, आपने कहा हम अंदर हैं, इसका मतलब ज़रूर बारिश हो रही होगी बाहर। तो ये एक फॉर्मल फैलेसी हो गई, क्योंकि आप इस रूल्स को रिवर्स नहीं कर सकते। रूल ये बना था कि अगर बारिश होगी तब हम घर के अंदर रहेंगे, पर आपने क्या कर दिया कि हम घर के अंदर इसीलिए हो सकता है बारिश हो रही हो। सो जस्ट बिकॉज यू आर इनसाइड द हाउस इट डजंट मीन कि इट्स रेनिंग, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया फॉर्मल फैलेसी का। अब बात करते हैं इनफॉर्मल फैलेसीज की। देखिए जो इनफॉर्मल फैलेसीज होती हैं वो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड होती है, जहाँ पे जो प्रेमाइस है वो सपोर्ट नहीं करता कंक्लूजन को, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट थी कि लॉजिकल फैलेसीज एरर होते हैं रीजनिंग में जो किसी भी आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी को अंडरमाइन कर सकते हैं, तो वो करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि वो कैटेगराइज्ड होती हैं फॉर्मल फैलेसीज में जो रिलेटेड होती है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट से, तो ये भी करेक्ट है। एंड इनफॉर्मल फैलेसीज जो होती हैं वो पर्टेन करती है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट से। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि फॉर्मल फैलेसीज आर रिलेटेड टू डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट एंड इनफॉर्मल फैलेसीज आर रिलेटेड टू इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, ये याद रखिएगा। Then understanding these fallacies is crucial for rigorous reasoning and critical analysis, obviously। और जो composition होता है fallacies का, that is a type of informal fallacy जो assume करता है कि कौन सा part true है of the whole, तो ये भी correct। The next question is कि आपको 2 statements दी गई हैं, एक असिद्ध fallacy से related है एक ad hominem fallacy से related है। Now you have to choose the correct answer from the options given below कि जो दोनों statements हैं with different fallacies वो correct हैं या नहीं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड कि जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ही फॉल्स हैं। तो ऐसा क्यों है आइए जानते हैं डिटेल में। देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं असिद्ध या सध्यसम फैलेसी के बारे में। तो ये जो फैलेसी होती है इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मल फैलेसी, ये इनफॉर्मल फैलेसी नहीं होती। और आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ये इनफॉर्मल फैलेसी होती है। बेसिकली असिद्ध जो होती है वो फॉर्मल फैलेसी होती है, वो तब अकर होती है व्हेन द वैलिडिटी ऑफ अ कंक्लूजन जो है वो सिर्फ इस बेस पे वैलिड है क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है टू डिस्प्रूव द स्टेटमेंट। तो इसी वजह से उसको स्टेटमेंट को करेक्ट अज्यूम करा जाता है। तो इस सिचुएशन में जो फैलेसी अकर होगी दैट इज असिद्ध या सध्यसमा फैलेसी। याद रखिएगा फॉर्मल फैलेसी का ये टाइप है। अब ये जो फैलेसी होती है बेसिकली ये रूट है एकदम मिसअंडरस्टैंडिंग में कि आपने किसी चीज़ को मिसअंडरस्टूड कर लिया है और आपने ये अज्यूम कर लिया कि वो चीज़ जो है वो सही है, वो ट्रू है, क्योंकि वो आप उसे फॉल्स प्रूव नहीं कर पाए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो चीज़ फॉल्स है पर आपके पास क्योंकि एविडेंस नहीं है उस चीज़ को प्रूव करने के लिए तो आप उसको अज्यूम कर लेते हैं एज ट्रू क्योंकि आपके पास देयर इज अ लैक ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट अ क्लेम। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अब जैसे स्टेटमेंट है कि देयर इज अ नो प्रूफ दैट हिडन सिविलाइजेशन डजंट एग्जिस्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस, सो देयरफॉर देयर इज अ सिविलाइजेशन जो अर्थ सरफेस के नीचे एग्जिस्ट कर रही होगी। मतलब किसी ने ये बोला कि क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं कि जो अर्थ सरफेसेस के नीचे कोई भी हिडन सिविलाइजेशन नहीं है, तो इसका मतलब अर्थ के नीचे हिडन सिविलाइजेशन है। अब ये रीजनिंग फ्लॉड है अपने आप में। फ्लॉड क्यों है? बिकॉज इट प्लेसेस द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन डिसप्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ हिडन सिविलाइजेशन रादर देन वो एविडेंस प्रोवाइड करें कि देयर इज अ हिडन सिविलाइजेशन। उसके एग्जिस्टेंस के लिए एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, पर क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि नहीं है तो उस चीज के ऊपर बर्डन डाल दिया है। तो दैट इज द लैक ऑफ डिसप्रूफ दैट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द प्रूफ इटसेल्फ। ठीक है, तो जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उसमें जो क्लेम रिक्वायर्ड होते हैं वो ये होते हैं कि आपको सपोर्ट करना है एविडेंस को। अब एब्सेंस ऑफ एविडेंस है अगेंस्ट अ क्लेम तो इट इज नॉट इक्विवेलेंट कि इट इज एन एविडेंस फॉर इट। अब क्योंकि एविडेंस नहीं है, एब्सेंस है अगेंस्ट द क्लेम, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लेम सच हो जाएगा। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट फैलेसी। द नेक्स्ट फैलेसी इज एड होमिनम फैलेसी। तो ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग थी सेकंड वाली क्योंकि ये इनफॉर्मल फैलेसी का टाइप है, फॉर्मल फैलेसी का टाइप नहीं है। अब ये फैलेसी क्या होती है? ये तब अकर होती है व्हेन जो आर्ग्यूमेंट में जो फोकस है दैट शिफ्ट्स फ्रॉम द एड्रेसिंग द सब्सटेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ टू टारगेटिंग द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर किसी के परसीव्ड फ्लॉज या फिर अनरिलेटेड एस्पेक्ट जो उस क्लेम से मैचअप नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये जो टैक्टिक्स होती है ना ये बेसिकली डाइवर्ट करती है अटेंशन फ्रॉम द लॉजिकल असेसमेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट टू द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन जो इररेलेवेंट होगा जो आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड करा है। फॉर एग्जांपल कि ड्यूरिंग अ डिबेट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है, एक डिबेट हो रही है हेल्थ बेनिफिट्स के ऊपर ऑन वेजिटेरियन डाइट पर, ठीक है, और एक आदमी कह रहा है कि वेजिटेरियन डाइट जो है वो हेल्दी होती है, उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है कि नहीं, हमें इस आदमी के ओपिनियन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि वेजिटेरियन डाइट्स जो हैं वो हेल्दी होती हैं क्योंकि ये खुद बहुत ओवरवेट है। कौन सी फैलेसी को इलस्ट्रेट करता है? एड होमिनम फैलेसी को। एक फ्लॉड रीजनिंग है, इट इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी जिसे बोलते हैं एड होमिनम फैलेसी, जिसमें आप डायरेक्ट लॉजिकल असेसमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाते तो आप इररेलेवेंट चीज़ों को टारगेट करते हो। जैसे अगर जिस आदमी ने वो लेट्स से जिस पर्सन ने वो आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड करा है तो आप उसके पर्सनल ट्रेट्स पे मार्क करोगे। ऐसे ही इसमें हुआ, हो सकता है उसका जो ओवरवेट है वो किसी बीमारी की वजह से हो, किसी और इशू की वजह से हो, नॉट कि वो वेजिटेरियन डाइट लेता है, राइट? So hence that is the example of this fallacy. Let's move with the next question. अब जो next question है that is statement from बाधित fallacies कि बाधित fallacy से related कौन कौन सी statement correct हैं. So now you have to choose the correct answer from the options given below. और जो correct answer है that is your option number second, that is A, C and D. So how let's discuss in detail. देखिए सबसे पहले बाधित फैलेसी के बारे में जानते हैं। बाधित फैलेसी एक टाइप ऑफ फॉर्मल फैलेसी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। ये नॉन इन्फ्लुएंशियल कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल टर्म जब होता है तब अकर होती है। सो बेसिकली ये जो फैलेसी होती है इट इज ऑल्सो नोन एज फैलेसी ऑफ बीइंग रिफ्यूटेड बाय डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है। और ये तब अकर होती है जब कंक्लूजन जो एक आर्ग्यूमेंट का होता है वो डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करे जो भी ऑब्जर्वेबल एविडेंस या फिर स्टैब्लिश फैक्ट है, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट इनवैलिड प्रूफ हो जाती है। अब ये जो फैलेसी होती है इट इन्वॉल्व्स यूजिंग अ प्रेमाइस जो होल्ड अप नहीं कर पाता है व्हेन कन्फ्रंटेड विद द डायरेक्ट एम्पेरिकल एविडेंसेस, ठीक है। सो इशू इधर ये है कि देयर इज अ रिलायंस ऑन जनरलाइजेशन, ठीक है, एक अजम्पशन के ऊपर जो इजीली डिसप्रूवन है थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या फिर साइंटिफिक नॉलेज। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि देयर इज दिस स्टेटमेंट क्लेमिंग दैट कि जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई कर सकती हैं क्योंकि उनके पास विंग्स हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें कौन सी फैलेसी है? इसमें है बाधित फैलेसी। कैसे?
देखिए, क्योंकि जो असर्शन है वो डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ऑब्जर्वेबल एविडेंस के लिए। कैसे? क्योंकि ऐसी बहुत सारी वर्ड्स हैं आपने देखी होंगी, जैसे ऑस्ट्रिच हो गया, पेंगुइन्स हो गए, कीवीज हो गई, इनके पास भी विंग्स होते हैं पर ये फ्लाई नहीं कर सकती। सो जो इनिशियल प्रोमाइज था दैट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स, वो डिसप्रूव हो गया बिकॉज यू ऑलरेडी हैव अ एम्पेरिकल एविडेंस उस चीज़ को फॉल्स प्रूव करने के लिए। सो ये जो फैलेसी होती है ये होती है बाधित फैलेसी। असर्शन रीजन के टाइप में ये क्वेश्चन है, दिस इज योर असर्शन, स्ट्रॉमैन फैलेसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आई गेस। एंड नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट की जो दोनों स्टेटमेंट्स है रिलेटेड टू द स्ट्रॉमैन फैलेसी वो करेक्ट है, एंड वो रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। तो आइए डिस्कस करते हैं स्ट्रॉमैन फैलेसी के बारे में। देखिए, स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या होती है? स्ट्रॉमैन फैलेसी सबसे पहले जानिएगा कि ये इनफॉर्मल फैलेसी का टाइप है। ठीक है, स्ट्रॉमैन फैलेसी एक डिसेप्टिव आर्ग्यूमेंटेटिव टेक्निक है जहाँ पे एक इंडिविजुअल की जो पोजीशन है वो डेलिब्रेटली जानबूझ के आप मिस इंटरप्रेट करते हो, ठीक है, या फिर उस आर्ग्यूमेंट में एग्जैजरेट कर देते हो सो दैट इट अपीयर्स मोर वीकर एंड मोर एक्सट्रीम दैन इट एक्चुअली इज। और अब ये जो डिस्टॉर्शन है ना, ये बेसिकली अलाउ करता है कि आप मिस इंटरप्रेट कर सकते हो आर्ग्यूमेंट को। ठीक है, अब गोल क्या है इस फैलेसी का? गोल है कि अंडरमाइन करना है ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट को बाय इंगेजिंग विद द वीकर वन। ठीक है, वीकर मतलब जो फैब्रिकेटेड वर्जन होगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए, एग्जाम्पल हो गया स्ट्रॉमैन फैलेसी का एक सिनारियो है कि देयर इज अ डिबेट ओवर वी कैन से अबाउट एनवायरमेंटल पॉलिसीज से रिलेटेड। अब ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट है कि हमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लागू करने चाहिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के ऊपर सो दैट हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। अब स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या होगी कि स्ट्रॉमैन जो है वो ये रिस्पांस देगा, मतलब वो एकदम इसके अपोजिट रिस्पांस देगा और ये कहेगा, एक वीकर आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड करेगा कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारी फैक्ट्रीज एंड बिजनेसेस को शट डाउन कर दें और जितने भी लोग काम कर रहे हैं इन फैक्ट्रीज में उन सबको जॉबलेस कर दें और हम एक मॉडर्न कन्वीनियंस एंड हम एक मॉडर्न जिंदगी ना चाहिए, हम लोग वापस बैक टू स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएं। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है, ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये स्ट्रॉमैन का रिस्पॉन्स है। तो देखिए, जो स्ट्रॉमैन फैलेसी है वो कैसे अकर हो गई इस आर्ग्यूमेंट में, क्योंकि जो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट था वो बस यही तो कह रहा था कि हमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाने चाहिए ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सके। ठीक है, एनवायरनमेंट में जो हार्म हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकें। पर ये जो अपोनेंट है इसने एकदम एग्जैजरेट कर दिया इस पोजीशन को कि आप ये कह रहे हैं कि हम फैक्ट्रीज ही बंद कर दें, हम सब लोगों को बाहर निकाल दें और अनएम्प्लॉयमेंट करें और एलिमिनेट कर दें मॉडर्न कन्वीनियंसेस को। ये बहुत एग्जैजरेट वर्जन हो गया इस आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, जिससे आप ईजियर अटैक कर सकते थे, बट इट डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द ओरिजिनल पोजीशन। सो आपने क्या करा, आपने आर्ग्यूमेंट को मिस इंटरप्रेट कर दिया। मिस इंटरप्रेट इन सेंस कैसे कर दिया कि आपने जो एक्चुअल पॉइंट रेज हुआ था एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंसर्न उसको डिसरिगार्ड कर दिया और आपने उस चीज को मिस इंटरप्रेट करके बना दिया अबाउट एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। ठीक है, अबाउट मॉडर्न कन्वीनियंस के बारे में। सो दैट इज अ फैलेसी, दैट इज योर स्ट्रॉमैन फैलेसी। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दो स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट जो है वो है सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी से रिलेटेड, इससे क्वेश्चन इस बार रिसेंटली आपके एग्जाम में भी था। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज स्लिपरी स्लोप फैलेसीज। दोनों फैलेसीज से बहुत बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला होगा। सो नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, और जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट की जो दोनों स्टेटमेंट है वो दोनों ट्रू हैं। सो आइए जानते हैं दोनों फैलेसीज के बारे में डिटेल में। तो पहली है सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी। इट इज़ अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी। अब सर्कुलर रीजनिंग फैलेसी क्या होती है, देखिए इसको एक बार याद रखिएगा कि बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी के नाम से भी जानी जाती है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। तो बैगिंग द क्वेश्चन फैलेसी इज नथिंग, इट इज़ अ सर्कुलर रिस्पॉन्स थ्योरी। अब इसमें इट इज़ अ सर्कुलर रिस्पॉन्स फैलेसी। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये तब अकर होती है फैलेसी जब आर्ग्यूमेंट का जो कंक्लूजन है, ठीक है, इट इज़ अज्यूम विद इन इट्स प्रेमिसेस। ठीक है, तो बेसिकली जो सर्कुलर लॉजिक होता है वो अपीयरेंस देता है फॉर साउंड आर्ग्यूमेंट, बट उसके अंदर इट लैक्स इंडिपेंडेंट सपोर्ट या फिर जस्टिफिकेशन फॉर इट्स ओन क्लेम्स। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। लेट्स से देयर इज दिस स्टेटमेंट कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज इट इज़ द बेस्ट वे टू गवर्न अ कंट्री। ठीक है, अब इसमें रीजनिंग क्या दे दी, डेमोक्रेसी क्यों एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि वो बेस्ट वे है टू गवर्न अ कंट्री। तो ये स्टेटमेंट, ये जो इसमें जो फैलेसी है दैट इज द फैलेसी ऑफ सर्कुलर, दैट इज द फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंक्लूजन था उसने ये नहीं बताया कि वो डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, क्या इसका एविडेंस है, क्या क्राइटेरिया जिसकी वजह से डेमोक्रेसी की जो फंक्शनिंग है वो बेस्ट है। इसमें बस ये बोलते हैं कि गवर्नेंस सबसे बेस्ट होती है इसलिए वो एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बट कैसे होती है उस चीज़ को क्लेम को वैलिड नहीं,
उस क्लेम को वैलिड नहीं करा है। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है वो अपने अंदर ही सेल्फ रिफरेंशियल लूप बना रहा है कि डेमोक्रेसी एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्योंकि वो गवर्नेंस अच्छे से कर सकती है। तो अपने आप को ही प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो they are not providing a logical conclusion rather than a self replicating loop। तो इसीलिए इस एग्जाम्पल को, इस फैलेसी को, तो इसीलिए इस एग्जाम्पल में जो फैलेसी है दैट इज सर्कुलर रिस्पॉन्स फैलेसी। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट फैलेसी। द नेक्स्ट फैलेसी इज स्लिपरी स्लोप फैलेसी। अब जो स्लिपरी स्लोप फैलेसी इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रेडिक्ट करते हैं बहुत ही मेजर, बहुत ही एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज, डायर कॉन्सिक्वेंसेज एक माइनर इनिशियल एक्शन के, ठीक है, विदाउट एडिक्वेटली सपोर्टिंग कि क्या उसके आउटकम्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ये जो फैलेसी होती है वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देती है पोटेंशियल इम्पैक्ट्स एक एक्शन के, फार बियॉन्ड दैट इट कैन बी डन, ठीक है। सो इट रिजल्ट इन वी कैन से ओवर ब्लोन चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो निग्लेक्ट करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रियल वर्ल्ड आउटकम्स। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए अब इसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट से आप एकदम एक्सट्रीम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। लेट्स से अगर एक बच्चा वही कह रहा है कि मेरा कल का जो एग्जाम है अगर मेरे इसमें अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा जीपीए जो है वो भी इम्पैक्ट होगा और कल को मेरा किसी कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होगा और मेरी ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो फैलेसी हो गई ना, ये हो गई आपकी स्लिपरी स्लोप फैलेसी, क्योंकि एक एग्जाम में कुछ मार्क्स कम आने से किसी बच्चे की ज़िंदगी खराब नहीं होती है ना। वो तो बहुत ही ज़्यादा आपने एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन सोच ली कि ऐसा हो सकता है, पर ज़रूरी थोड़ी कि आप फेल ही हो जाए अगर आपके उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ना आए। हो सकता है आपके परसेंटेज इतना ज़्यादा बुरा ना हो, आप दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर ले एंड इवेंचुअली आपको कॉलेज भी मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं, क्योंकि आपने एक एग्जाम में फेल हो गए या एक एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, जस्ट बिकॉज आप एक एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए तो आपको ना कोई कॉलेज मिलेगा और आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो वो अच्छे मार्क्स ना लाना, ज़िंदगी खत्म होना, ये दोनों कितने आप देखिए बहुत एक्सट्रीम एंड्स हैं। तो आप एक प्रेमाइसिस से जो कंक्लूजन पे आ रहे हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम कंक्लूजन है। तो इस फैलेसी को बोलते हैं स्लिपरी स्लोप फैलेसी। Fine. So yes, let's move with the next question. The next question is which among the following are the types of formal fallacies? तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी formal fallacies के टाइप हैं। So now you have to choose the correct answer from the options given below and the correct answer is option number 4 कि जितनी भी आप देख रहे हैं ये पांच बेसिकली टाइप्स होते हैं फॉर्मल फैलेसीज के, याद रखिएगा ये पांचों ही करेक्ट हैं। अब इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। असिद्ध फैलेसी कौन सी होती है? इट इज़ अ फैलेसी जब मिडिल टर्म जो होता है वो अनप्रूव्ड होता है या फिर अनएस्टैब्लिश होता है, ठीक है। न्याय फिलॉसफी में प्रेजेंट होता है और बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि अगर मिडिल टर्म अनप्रूव है या अनएस्टैब्लिश है तो जो फैलेसी है वो कौन सी फैलेसी है? तो याद रखिएगा दैट इज असिद्ध फैलेसी। देन द नेक्स्ट इज स्वाभिकारा फैलेसी। तो ये फैलेसी इन्वॉल्व तब होती है जब एक इरेगुलर मिडिल टर्म होता है जो लीड कर सकता है मल्टीपल कंक्लूजन्स को। तो मेकिंग की जो कंक्लूजन है वो अनरिलायबल हो जाए क्योंकि इसके बहुत सारे कंक्लूजन्स बन सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज सत प्रतिपक्ष। सो इट रिफर्स टू अ फैलेसी जहां पे जो मिडिल टर्म है वो काउंटर बैलेंस कर रहा है दूसरे टर्म को, ठीक है, लीडिंग टू कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन्स की जो कंक्लूजन हो रहा है वो बहुत कॉन्ट्राडिक्ट में, लीडिंग टू द कॉन्ट्राडिक्टरी कंक्लूजन्स, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज विरुद्ध फैलेसी। विरुद्ध फैलेसी तब अगर होती है जब मिडिल टर्म जो होता है वो प्रूव करता है अपोजिट जो भी इंटेंडेड कंक्लूजन था उसका अपोजिट एकदम प्रूव कर देता है और नाम से समझ में आ रहा है विरुद्ध, ठीक है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। So the next is बाधित fallacy. So बाधित fallacy basically it involves a premise and a conclusion जो directly contradict करते हैं एक observable evidence, और इसका एग्जाम्पल मैं पहले क्वेश्चंस में आपको समझा चुकी हूँ। So let's move with the next question. The next question is in the form of match of the following. आपको informal fallacies के types दे दिए गए हैं and आपको correctly match करना है। So now you have to choose the correct answer from the options given below. और जो correct answer है that is your option number first. So how let's discuss in detail। देखिए जो पहली फैलेसी है दैट इज ऑड होमिनेंट फैलेसी, तो वो इन्वॉल्व करती है जब आप एक पर्सन को अटैक कर रहे हो रादर देन द आर्ग्यूमेंट दे आर मेकिंग। जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्सनल ट्रेट्स पे आप उस पर्सन के रिमार्क्स बनाने लगे हो रादर देन जो उसने आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड करा है। देन द नेक्स्ट इज एट पॉपुलम फैलेसी। तो इट इन्वॉल्व्स कि आप अपील कर रहे हो टू द पॉपुलैरिटी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ अ क्लेम एज अ रीजन ऑफ फॉर इट्स ट्रूथ, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज़ में बिलीव करते हैं एक चीज़ में, तो आप मानते हैं कि वो ट्रूथ है। हो सकता है वो फॉल्स भी है पर क्योंकि मेजॉरिटी उस चीज़ को फॉलो कर रही है तो आप कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है तो आप उस क्लेम को ट्रू मान लेते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज अपील टू अथॉरिटी। तो ये जो फैलेसी होती है इट रिलाइज ऑन द ओपिनियन ऑफ एन अथॉरिटी फिगर, ठीक है, रादर देन द एविडेंस जो डायरेक्टली रिलेटेड हो उस चीज़ से। लेट्स से कोई एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है उसने ये बोल दिया कि लोगों को रात में देर तक सोना चाहिए, पर क्योंकि वो एक
अथॉरिटेटिव फिगर है तो लोग उसे फॉलो करने लगे। पर ये चीज़ अगर देखा जाए तो ये करेक्ट नहीं है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि रात में देर में सोने से बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ डिटोरिएट होती है, फाइन। पर क्योंकि एक अथॉरिटी ने बोला है तो ये फैलेसी होगी आपकी अपील टू अथॉरिटी। आप इस चीज़ को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि दैट इज़ द अथॉरिटेटिव फिगर जो ये चीज़ बोल रहा है, फाइन। सो यस, देन द नेक्स्ट इज फॉल्स डायलेमा फैलेसी। अब ये फैलेसी क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि दो ऑप्शंस होते हैं एज द ओनली पॉसिबिलिटीज। तो जितने भी आपके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं ना, आप उनको एकदम कंसिडर ही नहीं करते। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टू स्टेटमेंट्स, स्लिपरी स्लोप एंड फॉल्स कॉज फैलेसी। सो यस, नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4th, कि जो पहली फैलेसी है वो फॉल्स है और जो सेकेंड फैलेसी है वो ट्रू है। सो हाउ, लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए, जो स्लिपरी स्लोप फैलेसी होती है वो बेसिकली क्या होती है, इसमें आप इन्वॉल्व करते हैं प्रिडिक्ट करना डायर कॉन्सिक्वेंसेस को, जो हम पहले ही आपका डिस्कस कर चुके हैं कि आपने बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम एंड पे आप चीज़ें इमेजिन कर लेते हो, ठीक है। अब फॉल्स कॉज फैलेसी क्या होती है, फॉल्स कॉज फैलेसी होती है जब आप अज्यूम करते हो जो कॉज है दैट इज़ बेस्ड ऑन अ टेम्पोरल सीक्वेंस, ठीक है। अब क्योंकि प्रॉपर एविडेंस नहीं है प्रोवाइड, या फिर रीजनिंग प्रोवाइडेड नहीं है, ऑलरेडी लैक हो रही है। सो इस फैलेसी को बोलते हैं फॉल्स कॉज फैलेसी। इट इन्वॉल्व्स अ ड्राइंग, सो इट इन्वॉल्व्स बेसिकली ड्राइंग अ कॉजल कनेक्शन बिटवीन द टू इवेंट्स, ठीक है, बिटवीन द टू इवेंट्स बिकॉज दे अकर इन सीक्वेंस, क्योंकि दो जो इवेंट्स है वो सीक्वेंस में अकर हो रहे हैं, तो इस वजह से आप उस चीज़ पर बिलीव कर लेते हो। तो देखिए, फॉल्स कॉज फैलेसी क्या होती है, बेसिकली दो इवेंट्स जो है वो साइमल्टेनियसली अकर हो रहे हैं तो आप उस पर बिलीव कर लेते हो क्योंकि उनका सीक्वेंस फॉलो अप हो रहा है। अब लेट्स से किसी की कंपनी है, ठीक है, और उसने देखा पैटर्न ये ऑब्जर्व करा कि जब वो ब्लू टाई पहन के जाता है तो उसकी कंपनी की जितनी भी डील्स होती हैं वो सील्ड हो जाती हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से उसकी कंपनी जो है, अब क्योंकि डील्स मिल रही हैं तो कंपनी में सक्सेस हो रही है, ठीक है। तो वो ये मानता है कि अब पूरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब ब्लू टाई ही पहनेंगे एंड ही बिलीव्स कि अब ब्लू टाई जो है दैट इज़ द लकी पार्ट, ठीक है। तो अब फैलेसी क्या होगी, फैलेसी यही हो गई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ब्लू टाई पहनने से ही सक्सेस मिल रहा है। हो सकता है उसकी कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत अच्छा हार्डवर्क कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी बना रहे हैं, वो डील्स बहुत अच्छी पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को डील्स मिल रही हैं, राइट, वो डील्स सील कर पा रहे हैं। पर क्योंकि उसने ये सोचा कि आज मैंने ब्लू टाई पहनी और आज ही मेरी डील क्रैक हो गई, राइट, तो ये जो दोनों इवेंट्स थे तो वो दोनों साइमल्टेनियसली हुए, सीक्वेंस में हुए, तो वो इस चीज़ पे बिलीव करने लगा। तो ये जो फैलेसी होती है ये होती है आपकी फॉल्स कॉज फैलेसी, ठीक है, जिसमें आप अंडरमाइन कर देते हो जो रियल एविडेंस होते हैं। जैसे कि हो सकता है कंपनी की प्रेजेंटेशन अच्छी है, एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छी डील्स एंड पिचेस फ्रेम कर रहे हैं। तो येस, दैट इज योर एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स कॉज फैलेसी। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उन स्टेटमेंट्स में से करेक्टली आपको चूज करना है कि कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है विरुद्ध फैलेसी का। सो दीज आर योर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, और जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1st, दैट इज एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, पर एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज इट टायर्स यू आउट। तो देखिए, सबसे पहले जो स्टेटमेंट है वो, ये जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ए, वो प्रेजेंट करती है क्या, कॉन्ट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट, जिसमें क्या कॉन्ट्राडिक्टरी आर्ग्यूमेंट क्या है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें बोली जा रही हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है गुड हेल्थ के लिए, पर साथ ही में उस चीज़ को एकदम डिसरिगार्ड भी कर दिया जा रहा है एक्सरसाइज को, कि एक्सरसाइज वेस्ट ऑफ टाइम होती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक भी जाते हो। तो दोनों प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एक्सरसाइज एक ही स्टेटमेंट में दे दिए गए हैं। तो ये जो लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है वो एक क्लियर एग्जाम्पल है कौन सी फैलेसी का, विरुद्ध फैलेसी का। सो यस, और जो आपकी दूसरी स्टेटमेंट थी क्वेश्चन में वो थी ऑल पॉलिटिशियंस आर करप्ट, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो सब झूठी बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल है हेस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी का, ठीक है। सी स्टेटमेंट थी वो ये कहती है कि वी शुड ट्रस्ट द एक्सपर्ट बिकॉज उनके पास PhD है इस फील्ड में। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये कौन सी फैलेसी का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है अपील टू अथॉरिटी फैलेसी का, क्योंकि उस इंसान ने PhD करी उस फील्ड में, तो इसका मतलब वो सही बोल रहा होगा। देन द 4th स्टेटमेंट इज कि देयर इज नो प्रूफ कि जो एलियंस है वो एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये जो फैलेसी है ये कौन सी फैलेसी है, इट इज अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको फॉल्स डायलेमा फैलेसी आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स डायलेमा फैलेसी को एग्जाम्प्लीफाई करती है। सो नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, और जो करेक्ट आंसर है इस सिचुएशन में वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वी मस्ट ईदर बैन ऑल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इमीडिएटली और डू नथिंग टू एड्रेस द पॉल्यूशन। तो ये फैलेसी कौन सी हो गई, ये फैलेसी हो गई आपकी फॉल्स डायलेमा फैलेसी। ऐसा क्यों, देखिए अब इसमें क्या होता है फॉल्स डायलेमा फैलेसी में, इसने जो इशू है पोल्यूशन कंट्रोल का, ठीक है,
उसको दो एक्सट्रीम्स ऑप्शंस दे दिए, या तो प्लास्टिक सारी बैन करो, एकदम पूरा बैन कर दो प्लास्टिक प्रोडक्ट पे, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बिल्कुल कुछ भी मत करो। तो ये करेक्ट तरीका नहीं है किसी भी चीज़ का एड्रेस करने का, क्योंकि आप अगर प्लास्टिक बैन करना चाहते हैं एनवायरनमेंट में तो आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, लॉज बनाने पड़ेंगे, और ज़रूरी नहीं है हर इंसान वो चीज़ फॉलो अप करेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव की मदद से कि वो फॉलो अप हो रहा है या नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पर ये कहना क्योंकि इस चीज़ में टाइम लग रहा है तो या तो प्लास्टिक बैन करो, और अगर नहीं कर पा रहे तो कुछ भी मत करो, तो वो दोनों एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गई, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, एक्सट्रीम ऑप्शंस हो गए। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये फॉल्स डायलेमा फैलेसी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आपकी जो बाकी स्टेटमेंट्स थी वो क्या थी, जो सेकंड स्टेटमेंट थी दैट इज कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा। ये किसका एग्जाम्पल है, ये बाधित फैलेसी का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एविडेंस को, क्योंकि पेंगुइन्स और ऑस्ट्रिचेस ऐसी होती हैं बर्ड्स जो फ्लाई नहीं कर सकती पर उनके पास विंग्स होते हैं। देन सी इज, जो सी स्टेटमेंट थी वो क्या थी, वो थी ट्रस्ट मी आई एम अ डॉक्टर सो माई एडवाइस मस्ट बी करेक्ट। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये कौन सी फैलेसी का एग्जाम्पल हो गया, ये स्टेटमेंट, ये एग्जाम्पल हो गया अपील टू अथॉरिटी फैलेसी का। क्यों, डॉक्टर है इसका मतलब उसकी जो एडवाइस है वो करेक्ट होगी। तो ऐसा नहीं है, बहुत बार आपने सुना होगा, एग्जाम्पल्स भी ऐसे देखे होंगे कि जो डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन था वो गलत हो गया, या किसी ने गलत ऑपरेट कर दिया, या फिर आपको हर डॉक्टर की दवा भी सूट नहीं करती। तो कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि जो सारे डॉक्टर्स हैं वो एकदम करेक्ट ही हों। हाँ, जब भी किसी को कोई ऐसी बड़ी बीमारी होती है तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी लेता है, मतलब अपनी एक जो मेडिकेशंस होती हैं या जो रिपोर्ट्स होती हैं वो 2-3 डॉक्टर को दिखाता है कि वाकई में जो हो रहा है उसका क्या सोल्यूशन है। सो कोई भी पर्सन, कोई भी अथॉरिटी ये नहीं कह सकती, क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में तो मैं एकदम करेक्ट ही हूँगा, ठीक है। सो यस, देन द नेक्स्ट इज योर एवरीवन एल्स इज डूइंग इट सो यू शुड डू टू। तो ये जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट डी, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अपील टू पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी से आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब मेजॉरिटी, क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं तो मतलब हमें भी यही करना चाहिए। दैट इज़ एन अपील टू पॉपुलैरिटी फैलेसी, ठीक है। तो समथिंग इज ट्रू और राइट बिकॉज जो ज़्यादातर लोग हैं वो यही कर रहे हैं या यही सोच रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो, ज़रूरी नहीं है वो ट्रुथ हो। इट कैन बी फॉल्स ऑल्सो, इट कैन बी अ हार्मफुल थिंग ऑल्सो। So yes, this was all for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share and comment, and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.